हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी 9th मंथ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जो कि लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है हमारी प्रेगनेंसी में। और ये 35 वीक 3 डेज में मेरा हुआ था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल आया था। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे इतने अल्ट्रासाउंड होते हैं और उसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि उसमें क्या लिखा है। कई बार हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है और डॉक्टर से हम अपनी सारी चीज़ें शेयर कर पाए, या डॉक्टर हमें डीपली हर चीज़ जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखी होती है उसको डीपली अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर सके, ये भी पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि ऑब्वियस उनके पास इतने सारे पेशेंट होते हैं और वो हमें हर चीज़ बताएंगे अच्छे से, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होता है, हम नेट में सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं और हमारे अल्ट्रासाउंड में क्या क्या लिखा होता है उसके बारे में हर चीज़ मतलब सर्च करते हैं कि ये चीज़ जो है सही लिखी है या नहीं है, हमारे बच्चे के बारे में ये चीज़ सही है या नहीं है। तो आज की वीडियो में 9th मंथ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो मेरी है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो आपके सामने आपके साथ शेयर करूंगी वो मैं बना रही हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करना, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेरी 9th मंथ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जो कि मेरी वीक के हिसाब से मैं बताऊं तो ये मेरी 35 वीक 3 डेज की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। और जो डिलीवरी में जो लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो हमारा 9 मंथ में होता है। और ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, ये 30 to 35 या 37 वीक तक डॉक्टर आपको कभी भी करवाने के लिए कह सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी कंडीशन। अगर आपकी नॉर्मल एकदम प्रेगनेंसी चल रही है तो हो सकता है थोड़ा लेट भी डॉक्टर आपको बोले, बट अगर किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है कि डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए थोड़ा जल्दी भी बोल सकते हैं। पर जनरली देखा जाए तो ये जो अल्ट्रासाउंड है 9 मंथ में होता है और 30 to 35 36 वीक के बीच में ये कभी भी डॉक्टर आपको कराने के लिए बोल सकते हैं। तो चलिए 9 मंथ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जो कि ऊपर डिटेल दी होती हैं और नीचे ये जो है अल्ट्रासाउंड की जो भी डिटेल्स हैं वो सारी लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि एक एक लाइन आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो सबसे फर्स्ट लाइन लिखा है कि स्कैन शो सिंगल इंट्रायूटेरिन फेटस विद सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन तो आपको पता है, जिसे हेड डाउन पोजीशन भी हम कहते हैं, जिसमें बच्चे का सर नीचे होता है और जो उसके पैर होते हैं वो ऊपर के साइड होते हैं। और नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है बच्चे की, वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपके 9th मंथ यानी कि लास्ट महीने में भी सिफेलिक प्रेजेंटेशन आती है बच्चे की, तो इसका मतलब है कि आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी है वो बड़ी ही ईजिली से हो सकती है। तो आपको पता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी अगर आप करवाना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बेबी की जो पोजीशन है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन हो या सिफेलिक पोजीशन हो, जो कि हेड डाउन पोजीशन भी मानी जाती है। क्योंकि इसमें जो बच्चे का सर नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं, और इसमें 95% चांस भी बढ़ जाते हैं कि अगर आपकी सिफेलिक जो है पोजीशन आती है उसमें आप 95% जो है नॉर्मल डिलीवरी आप करवा सकते हैं। वो अलग बात है कि अगर प्रेगनेंसी में हो सकता है कि कई बार क्या होता है ना कि कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो नॉर्मल डिलीवरी ही कराई जाए। अगर कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो इमरजेंसी सी सेक्शन भी करवाया जा सकता है। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपकी भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सिफेलिक प्रेजेंटेशन आई है 9 मंथ में, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो होती है बिल्कुल नॉर्मल होती है। ठीक है। सेकेंड है फेटल हार्ट एंड आयोटिक पल्सेशन एंड लिम्ब एंड बॉडी मूवमेंट्स सीन अंडर रियल टाइम स्कैनिंग एंड अपीयर नॉर्मल। और FHR इसमें है 143 बीट पर मिनट। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो एओटिक पल्सेशन होती है ना, नॉर्मली जो बॉडी में आयोटा होता है उसका जो वर्क होता है वो होता है बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। तो अल्ट्रासाउंड में जो फेटल का हार्ट है एंड एओटिक पल्सेशंस है एंड जो बच्चे की बॉडी मूवमेंट्स है वो सब कुछ नॉर्मल है। एंड बेबी के जो हाथ, पैर, फिंगर्स, जो आइस है, ये सब नॉर्मल वर्क कर रही थी। और FHR जो है बच्चे की वो 143 बीट पर मिनट है। अगर आप ही भी FHR 150, 140, 160 भी आती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। प्लेसेंटा इज पोस्टीरियर आर एंड इन अपर पार्ट। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है, एक एंटीरियर प्लेसेंटा होता है। तो प्लेसेंटा पोस्टीरियर है या एंटीरियर है, तो इसमें कुछ खास फ़र्क नहीं होता है। अगर आपका एंटीरियर प्लेसेंटा भी आता है तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल होता है, और पोस्टीरियर आता है तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें ये नहीं सोचना कि अगर आपका एंटीरियर है तो आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होगी या पोस्टीरियर है तो नॉर्मल ही होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पोस्टीरियर प्लेसेंटा होता है ना,
उसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो बैक साइड में होता है और बच्चा आगे की साइड होता है। एंड एंटीरियर प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा वो होता है वो फ्रंट में यानी कि आगे की तरफ होता है। तो दोनों ही प्लेसेंटा नॉर्मल होता है। इसमें आपकी डिलीवरी कैसे होगी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इतना ही पड़ेगा कि पोस्टीरियर में जो बच्चे की मूवमेंट्स हैं वो 5 मंथ में ही आपको फील हो सकती है, और एंटीरियर में क्या होता है जो मूवमेंट होती है हो सकता है कि 7 या 8 मंथ में भी आपको स्टार्ट हो। तो बस इतना ही फ़र्क होता है। बट इससे सी सेक्शन डिलीवरी होगी या नॉर्मल डिलीवरी होगी इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसमें लिखा है कि रेट्रो प्लेसेंटा एरिया इज क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी ना प्रेगनेंसी में हमको इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लेसेंटा और यूट्रस होता है उसके बीच में क्लोटिंग हो जाती है। जो प्लेसेंटा और यूट्रस के बीच का जो स्पेस होता है ना वो रेट्रो प्लेसेंटल एरिया ही होता है। तो इस ये जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसमें जैसे कि लिखा है, जैसे आप देख सकते हैं कि रेट्रो प्लेसेंटल एरिया इज क्लियर, यानी कि यूट्रस एंड प्लेसेंटा के बीच में कोई भी किसी भी तरह की कोई क्लोटिंग नहीं शो हुई थी या कोई भी क्लोटिंग नहीं थी। तो वो एरिया जो है क्लियर था। तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा शो ग्रेड सेकंड चेंज। जो प्लेसेंटा की मेच्योरिटी है 9 मंथ में 35 वीक में, तो वो है ग्रेड सेकंड। तो जो मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, यानी कि 27 वीक में जब मेरा हुआ था, तो उस समय भी प्लेसेंटा की ग्रेडिंग जो है सेकंड ही आई थी मेरी, और 35 वीक में भी अभी जो ये है उसमें भी ग्रेड सेकंड ही है। तो किसी किसी में क्या होता है ना, मोस्टली क्या होता है कि किसी किसी की जब 35 वीक या 36 वीक होते हैं तो उसमें मोस्टली क्या होता है जो ग्रेड होता है वो मतलब ग्रेड 3 भी जो हो जाता है, या ग्रेड कभी कभी 4 भी हो जाता है। ग्रेड सेकंड जो है 35 वीक में बहुत मतलब मोस्टली कम ही पाया जाता है कि 9 मंथ में 35 वीक में ग्रेड सेकंड ही हो। और कभी कभी क्या होता है ग्रेड 3 और ग्रेड 4 भी 35 वीक में आपका जा सकता है। तो इसमें भी आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है कि ग्रेड सेकंड 3 4 इससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो है नो कॉन्जेनिटल विसरल और क्रेनियो स्पाइनल एनोमली सीन। तो इस लाइन का मतलब है कि जो कॉन्जेनिटल एनामोली है उसको, जिसको हम कहते हैं ना कि पैदाइशी इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, जो बच्चा पैदा है वो जन्म से ही इस तरीके की इसमें प्रॉब्लम आ रखी है, तो वो कॉन्जेनिटल एनामोली होती है। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है ना, बच्चा जो है जब पैदा होता है तो तभी से उसमें सुनने की दिक्कत होती है। तो उसमें जो ये पैदा होने से प्रॉब्लम जब ये शुरू हो जाती है, कई बार क्या होता है ना जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है जो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे जब बाद में ग्रो करती है उसे हम कॉन्जेनिटल नहीं कहते हैं। कॉन्जेनिटल एनोमली वो होती है जब जो बच्चा पैदाइशी इसमें कुछ प्रॉब्लम डिफेक्ट वगैरह होता है, तो वही हमारी कॉन्जेनिटल एनोमली होती है। क्योंकि कई बार देखा जाता है ना कि अगर किसी के परिवार में किसी या माता को, पिता को या बड़े भाई बहन को, घर में किसी भी सदस्य को कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसमें 95 या 98% चांस जो होते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी ये जो है संभावना बढ़ जाती है कि उसमें भी कोई एनोमली होगी। जो तो ये जो रिपोर्ट है ना उसमें, इस रिपोर्ट में जो है इस तरीके की कोई भी कॉन्जेनिटल विसरल और क्रेनियो स्पाइनल एनोमली सी नहीं हुई थी, क्योंकि एक तो परिवार में ऐसा कुछ नहीं था और जो बच्चा था वो भी बिल्कुल नॉर्मल था। नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड इज एडिक्वेट, और जो AFI है वो 12.0 है। ठीक है, जनरली सभी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एमनियोटिक फ्लूइड लिखा होता है। 27 वीक में भी अगर कुछ आपका 25 वीक में भी होता है अल्ट्रासाउंड तो उसमें भी AFI लिखा होता है। तो प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ तक जो बेबी है, आप सबको पता होगा कि जो बेबी होता है पूरे 9 मंथ तक प्रेगनेंसी में इसी एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, और इस एमनियोटिक फ्लूइड से बेबी को कोई नुकसान या कोई हार्म नहीं होता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है बेबी को एक नॉर्मल टेम्परेचर में रखता है। ये जो मतलब बेबी के लिए ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है बिल्कुल सेफ होता है। इसमें बेबी ईजिली सारी मूवमेंट्स करता है, और 35 to 38 वीक तक की प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी क्या होती है, वो 1 लीटर होती है। एंड वो डिलीवर टाइम जो होता है ना 40 वीक
जब हमें 40 वीक हो जाते हैं तो हो सकता है कि ये एमनियोटिक फ्लूइड, ये जो AFI लेवल होता है वो रिड्यूस होना शुरू कर दे, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है तो इसका जो है ना AFI वो हमारा धीरे धीरे कम होता रहता है। और बच्चा जब बड़ा होता रहता है तो मूवमेंट्स उसकी जो है हो सकता है हमें कम फील होनी शुरू कर दे, क्योंकि अंदर जो है स्पेस थोड़ा बच्चे के लिए कम पड़ जाता है। इसलिए वो हमें मूवमेंट्स क्या होती है ना, एंड टाइम में 40 वीक 39 वीक जब हमें होते हैं तो उस टाइम पे मूवमेंट क्या होता है, हमें थोड़ा कम फील होती है। जैसे हमें स्टार्टिंग में होती थी उस समय, जितनी उस समय होती थी उतनी उस समय हमें नहीं होती। अगर आपका 6, 7, 8 आता है ना तो उसमें थोड़ा सा आपको क्या है ना, लिक्विड आइटम जो है थोड़ा ज़्यादा इंटेक करना चाहिए। बाकी अगर आपका 11, 12 आ रहा है तो बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेनी है। इंटरनल ओवस इज क्लोज, सर्विकल लेंथ इज एडिक्वेट। तो कई बार क्या होता है ना, किसी लेडी की सर्विक्स जो होती है शॉर्ट होती है तो आपके डॉक्टर आपको कहते हैं कि स्टिचेस लगवा लो, और वो मतलब वो सही कहते हैं कि उस टाइम पे अगर आप सर्विक्स शॉर्ट है तो अगर आप स्टिचेस लगवा लेते हैं तो प्रीमेच्योर डिलीवरी जो है बिल्कुल नहीं होती है उस समय। तो इसलिए अगर आपकी शॉर्ट सर्विक्स होती है तो आपको स्टिचेस जो है, अगर आपके डॉक्टर एडवाइस सजेस्ट करते हैं तो आपको जो स्टिचेस है वो ज़रूर लगाने चाहिए। और उसके बाद जो है आपको उस समय शॉर्ट सर्विक्स वालों को जो है बेड रेस्ट भी जो है लेना चाहिए, ताकि क्योंकि डिलीवरी अगर हमें 35 वीक तक ना, हमें चाहिए कि 35 वीक तक हमें अपने डिलीवरी को जैसे तैसे ले जाना है। 35 वीक के बाद अगर आपकी डिलीवरी होती है तो बिल्कुल सेफ़ होती है, और मतलब प्री मेच्योर में वो काउंट नहीं होती है, और वो जो बच्चा बॉर्न होता है उस समय वो ईजिली सर्वाइव भी कर सकता है। तो यहाँ जो सर्विक्स की लेंथ है वो बिल्कुल नॉर्मल थी ना, वो शॉर्ट तो नहीं थी, मतलब नॉर्मल थी। कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिसमें बच्चे का जो मेज़रमेंट होती है वो इसमें बताई गई है। सबसे पहले है बायपेरेटल डायमीटर, जिसे हम BPD भी कहते हैं, जो कि बच्चे के सर से लेके बच्चे के पैर तक की जो भी लेंथ होती है उसको हम BPD कहते हैं। यानी कि जो फेटल है उसका साइज जो है, उसकी जो मेज़रमेंट है उसको ही हम BPD कहते हैं। देन उसके बाद फेमोर लेंथ है। फेमोर लेंथ में क्या होता है ना, जब बच्चे की जो जांघ की हड्डी होती है, बच्चे की जांघ की हड्डी से लेके नी तक की जो हड्डी होती है उसकी जो मेज़रमेंट होती है उसी को हम फेमोरल लेंथ कहते हैं। देन उसके बाद आपको दे रखा है एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस यानी कि AC। एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो बच्चे की पेट की गोलाई को जब हम चारों तरफ से मेज़र किया जाता है उसी को एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। और उसके बाद दे रखा है अप्रोक्स वेट, यानी कि जो 35 वीक 3 डेज़ की प्रेगनेंसी थी, 9th मंथ में जो बच्चे का वेट था वो था 2 किलो 668 ग्राम, जिसमें हो सकता है कि +- 12% हो सकता है प्लस 12% ऊपर भी हो या 12% कम भी हो सकता है। और LNP यहाँ पे दे रखी है 18 नवंबर 2020। और LNP के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड ड्यू डेट ये अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग दी हुई है, जो कि 25 अगस्त 2021 थी। देन उसके बाद इम्प्रेशन दिया है जिसमें बताया गया है सिंगल फेटस ऑफ 35 वीक 3 डेज मैच्योरिटी। तो इम्प्रेशन में यही बताया गया है कि जो उस समय अल्ट्रासाउंड हुआ था और उसमें जो फेटस है, उस समय फेटस की जो वीक है वो है 35 वीक 3 डेज़ की प्रेगनेंसी थी उस समय। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो आपके काफ़ी काम आएगी। क्या पता आपको इससे थोड़ी हेल्प मिली हो जानने में आपके बच्चे के बारे में। तो अगर ये जो पैरामीटर है और अगर आपकी भी जो वो 35 वीक या 36 वीक में आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है और उसके अकॉर्डिंग जो है आप ये जो पैरामीटर है क्रॉस चेक कर सकते हैं। वेट के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, हो सकता है वेट आपके बच्चे का थोड़ा कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर पैरामीटर हो सकता है थोड़े बहुत ही ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी ये सारी रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसमें हर चीज़ के बारे में मैंने आपको डीपली बता दिया है। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल में जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। बाय बाय।